हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉग इन एग्री। मेरा नाम है रोशन कुमार और आज का हमारा टॉपिक है ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीडिंग फॉर डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको पहले समझते हैं। तो डिजीज क्या होता है? ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है प्लांट में, जो कि ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है या फिर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। जैसे ये वीट में वीट बंट हो गया है, क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ फंगस। ठीक है, फंगस यहां पर एक ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से वीट बंट, ये जो एबनॉर्मल कंडीशन है, ये प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो डिजीज क्या हो गया? एबनॉर्मल कंडीशन इन द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ए पैथोजेन टू अटैक अ होस्ट। मतलब एक पैथोजेन है, उसकी एबिलिटी होस्ट को अटैक करने की। ठीक है, होस्ट जैसे कि ये वीट हो गया, वीट में डिजीज हो रहा है, फंगस अटैक कर रहा है, तो फंगस एक पैथोजेन हो गया। होस्ट कौन सा हो गया? ये वीट क्रॉप। ठीक है, तो इस फंगस की एबिलिटी वीट को अटैक करने की, उसको हम कहेंगे पैथोजेनिसिटी। एबिलिटी ऑफ ए पैथोजेन टू अटैक अ होस्ट। ठीक है, उसके बाद एक टर्म है विरुलेंस। तो विरुलेंस और पैथोजेनिसिटी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, तो किसी भी डिजीज के डेवलप होने में तीन कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पैथोजेन, एनवायरमेंट और होस्ट। इन्हीं तीनों के इंटरेक्शन से किसी भी डिजीज वो कितना सीवियर होगा, अमाउंट ऑफ डिजीज कितना होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, होगा नहीं होगा, इन तीनों के इंटरेक्शन से ही वो डिसाइड होता है। ठीक है, एक चौथा फैक्टर भी है, टाइम। मतलब कोई, मान लो कोई पैथोजेन है, वो कितने समय तक रह रहा है होस्ट में, उससे भी डिपेंड करता है। तो एक फैक्टर टाइम भी हो जाता है। बाकी हम इन तीन कंपोनेंट्स को डिजीज ट्रायंगल बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो गया हमारा? डिजीज ट्रायंगल। ठीक है, पैथोजेन, होस्ट और एनवायरमेंट, इन तीनों के इंटरेक्शन से अमाउंट ऑफ डिजीज डिसाइड हो रहा है। ठीक है, थ्री कंपोनेंट्स विच पैथोजेन, होस्ट एंड एनवायरमेंट आर essential for the development of disease. The fourth factor is time. The interaction between host, pathogen and environment during the development of disease is represented by a disease triangle. कोई भी डिजीज चार स्टेजेस में डेवलप होता है। ठीक है, पहला है कॉन्टैक्ट, उसके बाद इंफेक्शन, उसके बाद स्टेब्लिशमेंट, उसके बाद डेवलपमेंट। एक एक करके सबको देखते हैं। कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है? पैथोजेन जब लैंड करता है होस्ट टिश्यू पर, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट। जैसे कि हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था, मान लो ये हमारा वीट क्रॉप है। ठीक है, चलो, अच्छा खासा बन गया वीट क्रॉप। ठीक है, अब पहले क्या होगा? फंगस जो है यहां पर आकर के लैंड करेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट होगा दोनों के बीच में। तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट, लैंडिंग ऑफ पैथोजेन ऑन द होस्ट टिश्यू। उसके बाद यहां पर लैंडिंग के बाद क्या होगा? ये अंदर एंट्री करेगा, ये हो जाएगा हमारा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द पैथोजेन गेन्स एंट्री इनटू द होस्ट टिश्यू। ये हमारा वीट क्रॉप होस्ट है और पैथोजेन क्या है? फंगस है। तो इसमें जो एंट्री हो रहा है वो हो गया हमारा इन्फेक्शन। अब ये दो स्टेजेस, कॉन्टैक्ट और इन्फेक्शन, ये बहुत ज्यादा एनवायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो यहां पर डिजीज एस्केप के बहुत चांसेस होते हैं। डिजीज एस्केप मतलब किसी कारण से पैथोजन आया लेकिन डिजीज नहीं हो पाया, हो सकता है कांटेक्ट ना हो पाया अच्छे से, हो सकता है इन्फेक्शन नहीं हो पाया, मतलब हो सकता है लैंडिंग ना हो पाया, हो सकता है एंट्री नहीं हो पाया, है ना। तो इन दोनों स्टेजेस में डिजीज एस्केप के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेज है स्टेब्लिशमेंट। तो मतलब जो फंगस, जो पैथोजेन इसमें एंटर कर गया है, वो अब क्या करेगा? फैलेगा, प्रोलिफरेट्स एंड स्प्रेड्स विद इन द होस्ट टिश्यू। ठीक है, अब ये फैलेगा। इस स्टेज में सिम्टम्स विजिबल नहीं होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। इस स्टेज में सिम्टम्स विजिबल नहीं होते हैं। चौथा स्टेज है डेवलपमेंट स्टेज। इसमें सिम्टम्स अपीयर होते हैं और फिर उनका डेवलपमेंट होता है, सिम्टम्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हियर स्पोर प्रोडक्शन और मल्टीप्लीकेशन इज द क्रूशल फैक्टर। स्पोर्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो रहा है, वो होता है क्रूशल फैक्टर। बिकॉज स्पोर्स सर्व एज इनोक्यूलम फॉर अनइंफेक्टेड प्लांट्स। इनोक्यूलम मतलब मान लो कोई डिजीज है, उसके
उसके जो कॉजेज ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनको हम छोटे अमाउंट में इसमें डाल देते हैं और फिर ये फैलता है। तो छोटे अमाउंट में डाल रहे हैं तो वो क्या हो गया, इनोक्यूलम, है ना। तो स्पोर जो फॉर्म हो रहा है दैट इज सर्विंग एज इनोक्यूलम फॉर अनइन्फेक्टेड प्लांट्स, ठीक है। तो वो कितना ज्यादा होगा उस पर डिपेंड करेगा, डिजीज की सिवियरिटी, सिम्टम्स कितने ज्यादा दिखेंगे तो वो स्पोर कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, स्पोर का प्रोडक्शन कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। दिस इज डेवलपमेंट स्टेज, जहां पर सिम्टम्स डेवलप होते हैं, स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, उन पर डिपेंड करता है कि डिजीज किस हद तक, उनकी सिवियरिटी कितनी होगी, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। पहला इम्यून रिएक्शन, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा टॉलरेंस। इम्यून रिएक्शन मतलब इम्यूनिटी है, यहां पर डिजीज हो ही नहीं रहा है, नो डिजीज, आर की वैल्यू 0 है, डिजीज अकरेंस की वैल्यू, डिजीज इंसिडेंस की वैल्यू 0 है, आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा है रेजिस्टेंस, यहां पर डिजीज होगा लेकिन बहुत कम होगा, लेस डिजीज इंसिडेंस, ठीक है। आर की वैल्यू 0 टू 1 होगी, ठीक है, 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। तीसरा है टॉलरेंस, यहां पर हाई डिजीज इंसिडेंस है, मतलब डिजीज बहुत ज्यादा होगा, डिजीज का ऑकरेंस बहुत ज्यादा होगा, बट स्मॉल लॉस इन ईल्ड, यहां पर ईल्ड में भी स्मॉल लॉस होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका है रेजिस्टेंस को क्लासिफाई करने का, वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में, ठीक है। रेजिस्टेंस इज आल्सो क्लासिफाइड एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। अब वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑलिगोजेनिक होता है, पैथोटाइप स्पेसिफिक होता है और जनरली शोज इम्यूनिटी। तीनों टर्म्स को एक एक करके समझते हैं। ऑलिगोजेनिक मतलब कोई एक जीन है, ठीक है, कोई एक जीन, मान लो कि हमने उसको आर लिख दिया, ठीक है, तो ये एक जीन है जो कि रेजिस्टेंस को, जो डिजीज रेजिस्टेंस है उसको गवर्न कर रहा है, ठीक है। पैथोटाइप स्पेसिफिक, इसका क्या मतलब है, मतलब इसमें जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो एक स्पेसिफिक पैथोजेन के लिए डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक पैथोजेन है जो कि इसको अटैक कर सकता है, ठीक है, बाकी सारे पैथोजेंस के लिए डिजीज रेजिस्टेंस है। इसको कहते हैं वर्टिकल रेजिस्टेंस में पैथोटाइप स्पेसिफिक। जनरली सोज इम्यूनिटी, तो यहां पर जनरली इम्यूनिटी हमें मिलता है, ठीक है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, पॉलीजेनिक होता है, मतलब बहुत सारे जीन्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स मिलकर के डिजीज रेजिस्टेंस को गवर्न कर रहे हैं। नॉन पैथोटाइप स्पेसिफिक, ये पैथोटाइप स्पेसिफिक नहीं होता है। पैथोटाइप स्पेसिफिक का मतलब कोई एक स्पेसिफिक पैथोजेन है जो कि अटैक कर सकता है, बाकियों के लिए डिजीज रेजिस्टेंस है, तो यहां पर नॉन पैथोटाइप स्पेसिफिक होता है, कि वो केस नहीं होता है यहां पर। एंड एक्ट्स बाय रिड्यूसिंग आर, अब आर की वैल्यू यहां पर कम होती है, मतलब तीसरे से दूसरा वाला केस में आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो आर की वैल्यू 0 टू 1 हो रही है, ठीक है। तो मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस में बी मैकेनिकल ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी, एंटीबायोसिस और न्यूट्रिशनल इन नेचर। तो डिजीज रेजिस्टेंस का जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिकल होता है, ठीक है। अब मैकेनिकल कहने का मतलब है कि इसके क्या क्या मतलब तरीके हो सकते हैं। तो पहला हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जो होस्ट सेल है वो रैपिड डेथ होता है उसमें, मतलब जैसे ही इफेक्ट हुआ वो मर गया, तो फैल नहीं पाता है, तो हाइपर सेंसिटिविटी के वजह से डिजीज रेजिस्टेंस हो रहा है। दूसरा एंटीबायोसिस, एंटीबायोसिस मतलब प्लांट बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसके वजह से डिजीज रेजिस्टेंस हो सकता है। न्यूट्रिशनल इन नेचर हो सकता है ना। तो हाइपर सेंसिटिविटी के वजह से, एंटीबायोसिस के वजह से, या फिर न्यूट्रिशनल रीजंस के वजह से डिजीज रेजिस्टेंस हो सकता है। तो मैकेनिज्म को हम कहते हैं कि डिजीज रेजिस्टेंस का जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिकल होता है। जनरली रेजिस्टेंस में बी कंट्रोल्ड बाय ऑलिगोजीन्स, मतलब एक जीन्स से भी कंट्रोल हो सकता है डिजीज रेजिस्टेंस। पॉलीजीन्स मतलब हो सकता है बहुत सारे जीन्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिजीज रेजिस्टेंस के लिए। साइटोप्लाज्मिक भी हो सकता है, मतलब साइटोप्लाज्म में जो प्लाज्मा जीन्स है उसके वजह से भी डिजीज रेजिस्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट एक टर्म है वर्टिफोलिया इफेक्ट। वर्टिफोलिया इफेक्ट क्या होता है कि कोई एक वेराइटी है, ऑलिगोजीन कैरिंग वेराइटी है, उसमें एपिडेमिक डेवलप हो जाता है। एपिडेमिक क्या होता है, वाइड अक्रेंस ऑफ डिजीज इन ए कम्युनिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, मतलब एक कम्युनिटी में डिजीज फैल जाता है, ठीक है, स्मॉल स्केल पे, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, पैंडेमिक, जब पूरे वर्ल्ड में, पूरे या फिर
पूरे कंट्री में डिजीज फैल जाता है तो उसको पैंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस एक पैंडेमिक था, है ना, पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, पूरे कंट्री में फैल गया था, तो वो पैंडेमिक था। उससे पहले का स्टेज होता है एपिडेमिक। तो वर्टिफोलिया इफेक्ट क्या होता है, एपिडेमिक डेवलप हो जाता है किसी वेराइटी में, ऑलिगोजीन कैरिंग वेराइटी में, जिसके वजह से इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो ये होता है वर्टिफोलिया इफेक्ट। तो ऑलिगोजीन्स ऑफन शो वर्टिफोलिया इफेक्ट। तो ऑलिगोजीन्स जो होते हैं वो वर्टिफोलिया इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, ये टर्म दिया गया था वांडर प्लैंक के द्वारा। इन्होंने कहां से डिराइव किया था ये टर्म वर्टिफोलिया, तो एक वेराइटी है, जर्मन पोटैटो की एक वेराइटी है वर्टिफोलिया। इसमें लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस के लिए जीन्स होते हैं R3 R4। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इस वेराइटी में कंप्लीट फेलियर ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस एकदम खत्म हो गया और इसमें एपिडेमिक फैल गया। दिस वेराइटी बिकेम ससेप्टिबल एंड कंप्लीट फेलियर ऑफ रेजिस्टेंस लीडिंग टू डिजीज एपिडेमिक। ठीक है, वहां से इन्होंने ये टर्म डिराइव किया वर्टिफोलिया इफेक्ट। अब रेजिस्टेंस के लिए सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब हम कहां से रेजिस्टेंस को अपने वेराइटी में ला सकते हैं। तो पहला, एक कोई नोन वेराइटी है जिसमें डिजीज के लिए, इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस है, तो वहां से हम ब्रीडिंग से हम अपने वेराइटी में रेजिस्टेंस ला सकते हैं। दूसरा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। बताया था मैंने आपको, जर्म प्लाज्म क्या होता है, डाइवर्स जेनेटिक ओरिजिन के सीड्स को हम मिक्स करके एक जगह पर रखते हैं। तो उनमें कोई एक सीड है जिसमें कि डिजीज रेजिस्टेंस है, तो वहां से हम अपने वेराइटी में डिजीज रेजिस्टेंस को ला सकते हैं ब्रीडिंग करा करके। ठीक है, कोई रिलेटेड स्पेसीज है उसमें रेजिस्टेंस है, तो वहां से लाया जा सकता है। थ्रू म्यूटेशन, म्यूटेशन से डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है, जीन्स में चेंजेस आते हैं, है ना, बताया था मैंने आपको, बहुत सारे तरीके से म्यूटेशन कराया जाता है, तो उसके थ्रू डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप किया जा सकता है। अब मेथड्स क्या क्या है, मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला, सिलेक्शन, सबसे सस्ता, सबसे आसान, चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड फॉर डेवलपिंग अ रेजिस्टेंस वेराइटी। दूसरा है इंट्रोडक्शन, मतलब कोई एक रेजिस्टेंट वेराइटी है जिसको कि एक एरिया में हम ले आ रहे हैं और वहां पर उसको फिर हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, वो रेजिस्टेंट वेराइटी है और उसको हम अपने एरिया में, मतलब हमारे एरिया का जो क्रॉप था उसमें मान लो डिजीज लग रहा है, तो हम बाहर से कोई एक ऐसी वेराइटी लाएंगे जो कि उस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। मींस इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी फॉर कल्टीवेशन इन अ न्यू एरिया। तीसरा है म्यूटेशन थ्रू स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, मतलब अपने आप, इंड्यूस्ड म्यूटेशन मतलब इंड्यूस करा के भी कराया जा सकता है, तो म्यूटेशन के थ्रू भी हम रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज और इंसेक्ट रेजिस्टेंस। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी हम ब्रीडिंग करा करके डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। टू मेन पर्पस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के दो पर्पस हैं। पहला क्या है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम एन एग्रोनॉमिकली अनडिजायरेबल वेराइटी, मतलब एक अनडिजायरेबल वेराइटी है उसमें डिजीज रेजिस्टेंस है, टू ए ससेप्टिबल बट अदरवाइज डिजायरेबल वेराइटी, लेकिन एक डिजायरेबल वेराइटी है जो कि ससेप्टिबल है, जिसमें कि डिजीज रेजिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, तो हम अनडिजायरेबल वेराइटी से हम ट्रांसफर करा लेते हैं डिजीज रेजिस्टेंस को, जीन्स को हम ट्रांसफर करा लेते हैं। ठीक है, तो इससे डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो ये एक पर्पस हो गया हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के हम दो पर्पस देख रहे हैं। बाय बैक क्रॉस मेथड, बैक क्रॉस मेथड से ये किया जाता है। द बैक क्रॉस मेथड इज यूजफुल इन ऑलिगोजेनिक रेजिस्टेंस और वर्टिकल रेजिस्टेंस। तो ये जो बैक क्रॉस मेथड है ये ऑलिगोजेनिक रेजिस्टेंस या वर्टिकल रेजिस्टेंस में ये यूजफुल होता है। ठीक है, दूसरा है कॉम्बाइनिंग, जो कि हॉरिजॉन्टल या पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस में यूजफुल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंबाइनिंग रेजिस्टेंस एंड सम अदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ वन वेराइटी विद द सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर वेराइटी बाय पेडिग्री मेथड। मतलब एक वेराइटी है, इसमें डिजीज रेजिस्टेंस है। ठीक है, मान लो हम लिख देते हैं यहाँ एक्स, डिजीज रेजिस्टेंस है, इसके अलावा और भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, एक दूसरी वेराइटी है, इसमें कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, जैसे मान लो ए बी सी डी। ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं बाय पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड मैंने आपको पढ़ाया पहले। ठीक है, तो इन दोनों के कैरेक्टर्स को हम कंबाइन कर देते हैं, तो जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो भी कंबाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन में दूसरा पर्पस है कंबाइनिंग रेजिस्टेंस एंड सम अदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ वन वेराइटी विद द सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनदर वेराइटी।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। सब कुछ समझ में आया तो भी लिखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं अपने पढ़ाने के स्टाइल में क्या चेंजेस करूं, ताकि और अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।